नमस्कार दोस्तों। जैसा कि खबर है कि अब सिविल एविएशन क्षेत्र में, विमानन क्षेत्र में 3 बड़ी कंपनियों को एंट्री दी गई है, 3 बड़े प्लेयर को एंट्री दी गई है। नाम देखिए, संख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। फिर से बोल रहा हूं, संख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। आखिर ऐसा क्यों? पिछले कुछ समय में जब हमने देखा इंडिगो के लगभग 7,000 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द हुई थी, तो पूरे देश में कैओस का कंडीशन खड़ा हुआ। मैं अपना ही अनुभव साझा कर रहा हूं कि 4 दिन पहले मुझे प्रयागराज से दिल्ली जाना था और मुझे फ्लाइट का इंडिगो का टिकट मिला, तो मेरे मन में यह डाउट था कि पता नहीं ये फ्लाइट रद्द ना हो जाए। तो सोचिए, उसके साथ साथ विकल्प के रूप में मैंने वंदे भारत का भी टिकट अपने पास रखा हुआ था कि अगर एयरपोर्ट में पहुंचा, फ्लाइट रद्द हुई, तो भाग करके 4 बजे वाली, साढ़े सवा 4 बजे वाली मैं वंदे भारत पकड़ लूंगा। अब सोचिए, ये तो किस्मत साथ था कि फ्लाइट भले 1 घंटा देर से उड़ा और मैं अपने समय पर दिल्ली पहुंच गया। अन्यथा आप सोचिए कि केवल मेरा ही अनुभव नहीं रहा है, बल्कि अगर पूरे देश की बात करें तो बहुत से लोगों को कड़वा अनुभव हुआ। किसी को बिजनेस का नुकसान हुआ, किसी की शादी समय पर ना हो पाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई लोगों ने टूर के लिए अपने होटल बुक करा रखे थे और वहां उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व ने इसको देखा। भारत सरकार को समझ में आया कि भाई, इसके पीछे सबसे बड़ी दिक्कत क्या खड़ी हुई कि हमारे सिविल एविएशन क्षेत्र में डुओपोली हो रखा है। यानी इंडिगो का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हिस्सेदारी है लगभग 65% से भी ज्यादा, और एयर इंडिया का 25% यानी 90% तो इन्हीं दोनों का है। और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा के अभाव में ये देखा जाए तो ऐसा कैश वाला सिचुएशन खड़ा हुआ। तभी सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब इसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे, और इसी इसी लाइन में सरकार ने संख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस तीनों को जो है एनओसी दिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हालांकि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का यह कतई मतलब नहीं है कि वो कल से ही अपनी उड़ानें शुरू कर देंगे। 2026 से लगभग वे अपने उड़ानें शुरू कर पाएंगी, लेकिन अभी उनको एनओसी मिला है, अभी एओसी यानी एयर ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट लेना बाकी है। इसके लिए उन्हें वो उतने विमान अपने पास रखने होंगे जो न्यूनतम विमान की संख्या, फिर अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण वैसा देना पड़ेगा, सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखना होगा, तब जाकर के उनको एयर ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वे अपने उड़ानें शुरू कर पाएंगे। तो ये पूरे माजरे को हम लोग, और सिविल एविएशन क्षेत्र के, भारत के सिविल एविएशन क्षेत्र को हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं विस्तार से कि आखिर है क्या माजरा ही पूरा। तो आइए, इसको समझने से पहले आपको यह बता दूं कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस द्वारा नए साल के उपलक्ष्य में बहुत सारे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं कोर्सेज में, जो कि 70% से भी ज्यादा है। 70% से भी ज्यादा डिस्काउंट है सारे कोर्सेज में, और आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। इन कोर्सेज में एनरोलमेंट लेकर के समय पर रहते और 70% तक आप डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जल्द ही अपना एनरोलमेंट इसमें कराएं और इसका लाभ लें। तो बात करें भारत के सिविल एविएशन क्षेत्र की, तो भारत के सिविल एविएशन क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो आज भारत सिविल एविएशन के मामले में देखा जाए, घरेलू उड़ानों में या घरेलू उड़ानों में अगर बात करें तो भारत का विश्व में देखा जाए अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान है। भारत तीसरा स्थान रखता है, और 2030 तक घरेलू विमानों में, घरेलू उड़ानों में भारत विश्व में अपना प्रथम स्थान रखना चाहता है, या अपना विश्व में सबसे बड़ा केंद्र बनना चाहता है। ठीक, ये भारत सरकार का लक्ष्य भी है। अब बात करें भारत के सिविल एविएशन क्षेत्र की, तो सिविल एविएशन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा सिविल एविएशन, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 लाई गई, और इस नीति में 6 लक्ष्य मुख्य रूप से रखे गए, जिसको आप दिमाग में बैठाइए। पहला क्या लक्ष्य रखा गया? प्रतिस्पर्धा को। पहला, हवाई यातायात को क्या करना? किफायती करना और सस्ता बनाना। वेरी इंपॉर्टेंट, हवाई यातायात को किफायती और सस्ता बनाना आम आदमी के लिए। दूसरा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। तीसरा, अगर बात करें तो इस
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी विमानन क्षेत्र में कार्य व्यापार को आसान बनाना, सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देना, संपूर्ण विमानन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इसी लाइन में या इसी नागरिक उड्डयन नीति 2016 के नीति के तहत ही सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए संख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी देकर के इस क्षेत्र में एंट्री दी जाए। अगर भारत के विमानन क्षेत्र की बात करें तो भारत के विमानन क्षेत्र का इतिहास, भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। 1953 में बात करें तो सरकार द्वारा विमानन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया, जब 8 एयरलाइंस को मिलाकर के एक इंडियन एयरलाइंस बनाया गया और उसमें पूरी तरह सरकार का नियंत्रण रहा। हालांकि 1991 के बाद सरकार ने इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला। तब हमने देखा कि जेट एयरवेज, सहारा जैसी कंपनियां भी इसमें शामिल हुई। फिर बाद में 2003 के बाद 7 के बाद सरकार ने अपनी हिस्सेदारी को कम करना शुरू किया और अंतिम रूप से एयर इंडिया को टाटा समूह को बेचकर सरकार ने पूरी तरह इसको निजी क्षेत्र के हाथों में ही सौंप दिया है। यानी अब हमारे देश में सिविल एविएशन क्षेत्र पूरी तरह निजी क्षेत्र द्वारा ही संचालित है। हालांकि सरकार ने इस क्षेत्र में यानी एयरलाइंस में, सिविल एविएशन में एफडीआई की भी अनुमति दी है, जो 100% एफडीआई है। अगर बात करें विदेशी कंपनियों को भी अनुमति दी गई है, इसमें विदेशी कंपनी को भी एफडीआई के माध्यम से अनुमति दी गई है। ठीक है, एफडीआई, और वो भी 100% मतलब कि अगर मान लीजिए हवाई अड्डों का निर्माण करना हो, ठीक है, या विमान का निर्माण करना हो या अन्य प्रकार के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्था का निर्माण करना हो, तो उस क्षेत्र में 100% एफडीआई है। लेकिन अगर बात करें बाहर की कोई कंपनी, विदेशी कंपनी अगर मान लीजिए घरेलू विमानन में या घरेलू उड़ान के संबंध में अपना निवेश करना चाहती है, तो उस लिए वहां पर केवल 49% ही अनुमति है। याद रखना, केवल 49%। जबकि इस क्षेत्र में अगर एनआरआई आता है निवेश लेकर के, तो फिर यहां 100% एफडीआई की अनुमति है। और ये 49% सरकारी मार्ग से है, स्वचालित मार्ग से नहीं है। डन। अब भारत के सिविल एविएशन क्षेत्र में अगर देखा जाए, भारत के सिविल एविएशन क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है, हवाई यातायात अगर हम बात करें तो वहां पर हम विमानन क्षेत्र में देख रहे हैं कुछ चुनौतियां हैं, अभी भी है। और वो चुनौती क्या है? पहला चुनौती आप देख ही रहे हैं, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, यानी डुओपोली देखा गया है। ठीक है, अब सरकार प्रतिस्पर्धा को इसीलिए बढ़ावा दे रही है। दूसरा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का अभाव है, कनेक्टिविटी का अभाव है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के कनेक्टिविटी का अभाव देखा गया है। तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या यहां देखा गया है, और वो है कि हवाई यातायात का महंगा होना। यातायात महंगा क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है जो ईंधन है, इसमें लगता है ईंधन, और ये ईंधन जो है एटीएफ, जिसको एयर टरबाइन फ्यूल कहा जाता है। और ये एयर टरबाइन फ्यूल, इसमें केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारे टैक्स लगाती है क्योंकि जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो ये देखा जाए हमारे सिविल एविएशन क्षेत्र में जो लागत आता है, उस लागत का लगभग 40% लागत जो है वो एटीएफ का ही पड़ता है। इसीलिए हवाई यातायात महंगा होता है, या हवाई यातायात में जो टिकटें हैं वो काफ़ी महंगी मिलती हैं। कारण उसका एक बहुत बड़ा एयर टरबाइन फ्यूल का, ये महंगा होता है। एक और बड़ी समस्या देखी गई है सिविल एविएशन क्षेत्र में, और वो है एयरपोर्ट में मोनोपोली, एयरपोर्ट का मोनोपोली, एकाधिकार। आमतौर पर क्या देखा गया है कि बड़े बड़े शहरों में एक ही एयरपोर्ट होता है, बड़े एयरपोर्ट होते हैं, और वो एयरपोर्ट एक ही होने के कारण, उनका एकाधिकार होने के कारण वे चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, शुल्क बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, और जिस कारण से जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको अधिक शुल्क चुकाना पड़ता है। इतना ही नहीं, एक और बड़ी समस्या है, और वो है कनेक्टिविटी की समस्या। कनेक्टिविटी की समस्या के बारे में मतलब कि आमतौर पर जो एयरपोर्ट स्थापित होते हैं उस शहरों से थोड़ा दूर स्थापित होते हैं, तो वहां से
वहाँ से शहरों में आना या शहरों में उनकी कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मुझे दिल्ली में ही अगर मान लीजिए हवाई जहाज में यातायात करना है, तो कम से कम 2 से 3 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि सड़क में इतना जाम होता है कि डर इस बात का होता है कि क्या मैं सही समय पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं, चेक इन से पहले पहुंच पाऊंगा कि नहीं। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है, कनेक्टिविटी की समस्या। ठीक है, तो ये एक समस्या यहां देखी गई है। तो ये देखा गया है जो सिविल एविएशन क्षेत्र में चुनौतियां हैं, और सरकार इसके लिए क्या कर रही है, सरकार द्वारा क्या सुधार के उपाय किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा उपाय उपाय क्या किए गए हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, सरकार ने संख एयर, अलहिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस, इसको एनओसी दिया है। हालांकि अभी एओसी देना बाकी है, यानी एयर ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट के लिए इनको अभी वेट करना होगा, पूंजी जुटाना पड़ेगा, तब जाके 2026 में ये सुचारू रूप से चालू हो सकेंगी। संख एयर जो है ये जनरली नॉर्थ इंडिया में ही संचालित किया जाएगा, उत्तरी भारत में ही। अलहिंद एयर ये केरल बेस्ड है, तो जो भी खाड़ी देशों में जाने वाले लोग हैं उनके यातायात में ये सहयोग देगा। और फ्लाई एक्सप्रेस ये अभी नई कंपनी है, और इसको अभी एनओसी अब दिया जाएगा, अभी तक दिया नहीं गया, इस सप्ताह इसको दे दिया जाएगा। और इसके बाद ये 3 कंपनियों की एंट्री भारत के सिविल एविएशन में हो जाएगी, जिससे इस क्षेत्र में जो डुओपोली है वो टूटेगा और यहां कंपटीशन बढ़ेगा। एक तो ये सरकार इसके लिए क्या कर रही है, प्रतिस्पर्धा बढ़ा रही है। इनके द्वारा सरकार क्या कर रही है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रही है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रही है, को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, सरकार द्वारा उड़ान योजना शुरू किया गया है। उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, और जिसके द्वारा सरकार टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में जो है छोटे छोटे शहरों में वहां छोटे छोटे एयरपोर्ट स्थापित कर रही है, वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल से, वीजीएफ मॉडल से, जहां सरकार शुरुआत में ही 20%, लगभग 20% का सरकार हिस्सेदारी अपना आर्थिक सहायता देती है। और इस वायबिलिटी गैप फंडिंग से सरकार क्या कर रही है, उड़ान योजना को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। एक सरकार ये कर रही है। तीसरा, सरकार द्वारा कृषि उड़ान योजना भी शुरू किया गया है। कृषि उड़ान योजना को शुरू किया गया है, जो पर्वतीय दुर्गम इलाकों में जो कृषि उत्पाद है उसकी आपूर्ति करने में मदद करेगा। कृषि उड़ान योजना की बात करें तो सरकार इस क्षेत्र पर ध्यान दे रही है। चौथा, अगर सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, इस क्षेत्र में सरकार पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है, एयरपोर्ट के निर्माण पर जोर दे रही है, एयरपोर्ट के निर्माण पर जोर दे रही है, निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। और फिर सरकार द्वारा और क्या किया जा रहा है, सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना, नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी के द्वारा सरकार क्या कर रही है, जो एयरपोर्ट है जिनका प्रयोग ज़्यादा नहीं हो रहा उसको निजी क्षेत्रों को लीज में दे रही है। इससे सरकार का आय भी बढ़ेगा, और कम से कम उस एयरपोर्ट का सुचारू रूप से प्रयोग हो पाएगा, उसके प्रयोग भी बढ़ पाएंगे। तो ये राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के द्वारा सरकार ऐसा कर रही है, लीज में दे रही है। और सरकार द्वारा डिजी यात्रा को शुरू किया गया है। डिजी यात्रा जहां पर बायोमेट्रिक प्रणाली से आपका एयरपोर्ट में आप बहुत ज़्यादा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। निर्बाध रूप से आप वहां क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं और चेक इन कर सकते हैं। तो डिजी यात्रा जैसी सुविधा सरकार दे रही है। तो ये सरकार द्वारा शुरू किया गया, और सरकार कोशिश कर रही है कि इसमें भी एयर टरबाइन फ्यूल जो है वो, उसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार सतत ईंधन को यानी सस्टेनेबल फ्यूल को सरकार बढ़ावा दे रही है। तो ये सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे हमारे देश के सिविल एविएशन को तेजी मिले, रफ्तार मिले, और साथ ही साथ यहाँ प्रतिस्पर्धा भी बढ़े। ठीक है, साथ ही सुरक्षा मानकों का भी ध्यान में रखा जाए,
ताकि जो एयर इंडिया की जो घटना हुई है वो घटना आने वाले समय में कभी ना हो। तो ये पूरा का पूरा ये टॉपिक है, इसको ध्यान से आप पढ़िए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।